तो दिल्ली में लगातार वोटिंग जारी है। सुबह से ही 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। अगर वोटिंग प्रतिशत का जिक्र करें तो दिल्ली में 1 बजे तक 33.31% मतदान हो चुका है। सेंट्रल दिल्ली में 29.74% मतदान संपन्न हुआ। वहीं पूर्वी दिल्ली में 33.66% मतदान संपन्न हो चुका है। नई दिल्ली में बात करें तो 29.89% मतदान अभी तक संपन्न हो चुका है। उत्तरी दिल्ली में 32.44% मतदान हो चुका है। तो कुल मिलाकर के लगातार मतदान प्रतिशत में हालांकि इजाफा जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बढ़त बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि दिल्ली के लोग अब जहां एक तरफ राजनीतिक दलों की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि परिवर्तन का मूड बना चुके हैं, लेकिन वोटिंग प्रतिशत जो निकल करके सामने आ रहा है साफ तौर पर अब संशय की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि क्या वाकई लोग बदलाव का मूड देख रहे हैं, बदलाव का मन बनाए हुए हैं, या फिर एक बार फिर से केजरीवाल की सरकार पर ही मोहर लगाई जाएगी। हालांकि जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तो स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन सुबह से ही दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। त्रिकोणीय मुकाबला जरूर माना जा रहा है। खास बात इस बात का चुनाव खास इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बीजेपी लंबे समय से वनवास झेल रही है और कांग्रेस एक बार सत्ता खो चुकी है, दोबारा वापस सत्ता वापसी को लेकर के प्रयास कर रही है। वहीं 3 बार से सत्ता में काबिज लगातार अरविंद केजरीवाल इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक बार फिर से दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। 2013 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और उसके बाद से 2015 से लगातार सरकार आम आदमी पार्टी की है और मुख्यमंत्री लगातार अरविंद केजरीवाल हैं। तो ऐसे में इस बात की स्पष्टता भी जताई जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार के तौर पर कार्यनिर्वहन करेगी आम आदमी पार्टी। हालांकि इस दौरान न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी एक ही विजय होगी। कौन सी वो पार्टी होगी जिसके सिर पर दिल्ली की सत्ता का ताज होगा, जिसको दिल्ली की जनता का समर्थन मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है और ये सवाल तब तक जारी रहेगा जब तक 8 फरवरी को चुनावी नतीजों की घोषणा नहीं हो जाती। पल पल की अपडेट टोटल टीवी की पूरी टीम पहुंचा रही है आपके पास में। लगातार टोटल टीवी के तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ भी रहे हैं और बता रहे हैं आपको एक एक पोलिंग सेंटर का हाल कि कौन से पोलिंग सेंटर में भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि सुबह से ही मतदान केंद्रों में लंबी लंबी लाइनें जरूर लगी हुई हैं और लेकिन इस बीच अब कहीं ना कहीं मतदान की भीड़ लोगों में कम देखने को मिल रही है। कम इसलिए भी क्योंकि अब दिन चढ़ता जा रहा है, ज्यादातर लोग सुबह ही ठंडे ठंडे में जा करके अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो भीड़ की संख्या है वो कम होती हुई नजर आ रही है। इस बीच तमाम दिग्गजों ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। खास बात यह कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, वहीं एलजेवी के सक्सेना, इसके अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने भी अपना वोट कास्ट किया और लोगों से अपील भी की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर आएं और अपने मत का इस्तेमाल करें। वहीं बीजेपी की तरफ से वीरेंद्र सचदेवा, अनिल गोयल ये भी गए वहां पर, रमेश बिदूड़ी भी पहुंचे, प्रवेश वर्मा भी पहुंचे, अपने वोट का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं और लोगों से अपील की। साथ ही साथ आतिशी, आम आदमी पार्टी की जो नई दिल्ली से प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लोग लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। वहीं टोटल टीवी की भी पूरी टीम अपने दर्शकों से अपील कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलें और अपने मत का इस्तेमाल करें। वीरेंद्र सचदेवा अपनी पत्नी के साथ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ में पहुंचे थे और इस दौरान जनता से अपील भी की। मनीष सिसोदिया भी पहुंचे, अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी और अपने माता पिता के साथ पहुंचे और लगातार टोटल टीवी के सभी दर्शकों से हम अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्र में पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल करें और अपनी वोटर सेल्फी भी हमें जरूर भेजें, क्योंकि लगातार लोगों में उत्साह इस बात का है कि दिल्ली में लोकतंत्र का पर्व और इसमें सभी हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं उससे लोगों का उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बार स्थानीय मुद्दे हैं या राजनीतिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता ने वोट किया है, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल बना हुआ है। सवाल इसलिए भी क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर के राजनीतिक दल एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं और ऐसे में जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट कर रही है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ ज्यादा चर्चा करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी भी जुड़े हुए। ललित जी, लगातार स्थानीय मुद्दों को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के चूंकि राजनीतिक दल एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आए, हमने इस पर हमेशा चर्चा की, लेकिन जनता किन मुद्दों को लेकर के ध्यान में रख करके वोट करने पहुंच रही है? क्या जनता के मन में भी स्थानीय मुद्दे हैं
या राजनीतिक मुद्दों से प्रभावित होकर जनता इस बार वोट कर रही है? नहीं प्रगति, देखिए दोनों का अपना अपना असर है, लेकिन ज्यादा अगर देखा जाए तो स्थानीय मुद्दों का असर नजर आता है। स्थानीय मुद्दों में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बिजली पानी केजरीवाल सरकार की यूएसपी रही है, उसका असर भी दिखाई दे रहा है। वहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं हो पाया है, उसका अर्थ भी नजर आ रहा है, उसका भी असर नजर आ रहा है। लोग ये भी शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि सड़कें नहीं बनी हैं, हालात खराब हैं। और वहीं दूसरी ओर कई लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। कुल मिलाकर लोकतंत्र है, अपनी अपनी राय है, अपने अपने वोट हैं। लेकिन आज दिल्ली की जनता जो वोट कर रही है वो निश्चित तौर पर 8 तारीख को जब सामने आएगा तो पता चलेगा कि आखिरकार किस तरीके से जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में आने वाले दिनों में रणनीति दिशा साफ होगी। क्या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता तीसरा मौका देने जा रही है, और क्या अगर उनको मौका नहीं मिलता है तो क्या आम भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का सूखा खत्म होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर स्थानीय मुद्दे और राजनीतिक मुद्दे दोनों का अपना अपना असर है। साथ ही गठबंधन की राजनीति का भी असर देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त जिन सीटों पर हूँ वहां पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, ताहिर हुसैन, जो कि दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। उनको लेकर भी हर आदमी की अपनी अपनी अलग अलग राय है। बीजेपी को लेकर अपनी राय है, मुसलमानों की कांग्रेस और झाड़ू दोनों को लेकर अपनी अपनी राय है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है, और जिसे हम 2020 में कहते हैं कि बेहद नेक टू नेक मुकाबला हो गया है। बिल्कुल, कुछ वैसा ही एहसास जो है इस बार दिल्ली विधानसभा में आ रहा है। बिल्कुल ललित जी, हालांकि बीजेपी ने 68 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। 2 सहयोगी पार्टियों को मौका दिया, एलजेपी और जेडीयू। जो जेडीयू बुराड़ी और एलजेपी देवली सीट से अपने चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारती हुई नजर आई थी। तो क्या इस दौरान एलजेपी और जेडीयू को भी कुछ समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए एलजेपी और जेडीयू हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे हैं और दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं जी। लेकिन अगर देखा जाए तो जहां तक उनके असर की बात है तो फिलहाल उनकी पार्टियों का कोई खास असर नहीं है। अगर उनके प्रत्याशियों को जो वोट मिलता है तो वो उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि के आधार पर मिलेगा, और उसी के आधार पर वो कुछ वोटों को हासिल कर सकते हैं। लेकिन पार्टियों का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं है। जेडीयू का भी कोई बहुत ऐसा असर नहीं है कि पूर्वांचल की जो सीट है, पूर्वांचल का वोटर भी बहुत समझदार वोटर है। वो जानता है कि मुझे किन मुद्दों पर चुनाव वोट करना है, क्या उसके हित के मुद्दे हैं, क्योंकि ज्यादातर पूर्वांचल का जो निवासी है वो कामगार है, और वो एक तरह से कहा जाए कि वो यहाँ अपने स्थायी निवास में रहता है। तो कुल मिलाकर उसके लिए उसका डेवलपमेंट तो बड़ा इशू है, और मान सम्मान भी पूर्वांचलियों का जिस तरीके से एक तरह से मुद्दा बनता रहा है हमेशा। लेकिन अब कितना वो मुद्दा जो है ईवीएम में वोट करते वक्त उनको याद रहता है, ये अपनी एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ललित जी, सुबह से ही आप ग्राउंड जीरो पर जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता के क्या कुछ मुद्दे, जनता के क्या कुछ विषय और जनता का क्या कुछ रुख, क्या चुनावी बयार देखने को मिल रही है इस बार जनता के बीच में। चूंकि हाल ही में हमने देखा कि यमुना में गंदे पानी, जहरीले पानी को लेकर के भी राजनीतिक दलों की तरफ से तमाम यहाँ पर जिक्र किया गया, तमाम कटाक्ष किए गए, आरोप प्रत्यारोप किए गए। क्या यमुना का मुद्दा भी एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है अगर चुनाव में या चुनावी नतीजों में कुछ बदलाव की स्थिति देखने को मिलती है तो? देखिए प्रगति, आज जब मैंने मनोज तिवारी से पूछा इस सवाल को कि आखिर क्या मुद्दा है, तो उन्होंने निश्चित तौर पर ये कहा कि भ्रष्टाचार मुद्दा है, शीश महल मुद्दा है, और यमुना मैया की सफाई जो है वो मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी इतना जरूर कहा जा सकता है कि यमुना जैसे विषय को दिल्ली के चुनाव का प्रमुख विषय बनाने में काफी हद तक कामयाब हुई है। काफी लोगों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि यमुना की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और उस बहुत बड़े मुद्दे में अब क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरह से साफ साफ कह चुके हैं कि उनसे 3 काम नहीं हो पाए, दिल्ली की सड़कों को अमेरिका जैसा बनाना, पानी सप्लाई देना, और इसके साथ साथ यमुना की सफाई।
तो क्या बिल्कुल अरविंद ललित जी, केजरीवाल। हालांकि इससे पहले भी जब चुनाव हुए थे तो यमुना की सफाई को लेकर के समय जरूर मांगा था अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन इस बार चुनाव में ये भी एक अहम मुद्दा रहा कि यमुना की सफाई नहीं हो पाई। समय मांगने के बावजूद यमुना साफ नहीं हो पाई और लोग छठ पर्व के दौरान, जो बड़ा छठ पर्व माना जाता है, काफी बड़ा, ना सिर्फ पूर्वांचलियों के लिए बल्कि बिहार से भी कई लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में आकर के रहते हैं और ये पूजा यहाँ करते हैं, तो उनके लिए भी ये पर्व बेहद खास। और ऐसे में उस दौरान भी इस बात की चर्चा भी खूब हुई कि यमुना गंदी है, यमुना साफ नहीं है, जिस वजह से लोगों को यहाँ पर पूजा करने का मौका नहीं मिल पा रहा। शायद यही वजह कि अस्थायी घाटों का निर्माण करवाया गया और यहाँ पर आर्टिफिशियल घाट बनाए गए जिसके तहत लोगों की पूजा संपन्न हो सके। हालांकि ये मुद्दा चुनावी कैंपेन के दौरान जरूर यहाँ पर शामिल रहा, लेकिन इसके अलावा प्रदूषण भी एक ऐसा मुद्दा जो दिल्ली वासियों के लिए बड़ा विषय बना हुआ और बड़ी समस्या का विषय बना हुआ है। हालांकि इसको कम करने के लिए सरकार की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं। क्या जनता प्रदूषण की वजह से भी अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट करती है तो क्या ये मुद्दा भी शामिल किया जा सकता है? देखिए, प्रदूषण भी मुद्दा है, सड़कें भी मुद्दा है, और बिजली पानी का फायदा तो लोगों को मिल रहा है। लेकिन बिजली पानी के फायदे में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पानी का फायदा मिल रहा है लेकिन बिजली का फायदा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो कई लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद इस बार उनके लिए बड़ा मुद्दा है, फ्री उनके लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रखता है। जिनको लिमिटेड फायदा मिल रहा है उनके लिए फ्री भी कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जिनको ज्यादा फायदा मिल रहा है, बिजली का भी मिल रहा है, पानी का भी मिल रहा है, उनके लिए ये दोनों ही काफी बड़े इशू है, और वो फिलहाल इससे कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में अब जनता क्या करेगी ये तो जनता ही जानती है। लेकिन इतनी बात साफ है कि लगातार चुनाव जो है दिलचस्प बना हुआ है। बीजेपी अपने दावे कर रही है, आम आदमी पार्टी अपने दावे कर रही है। तो ये सारी चीजें प्रगति, और अब लगातार वोटिंग प्रतिशत अभी धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। हम देखेंगे कि जैसे जैसे पोलिंग बूथ के बंद होने का समय नजदीक आएगा, हमें दिल्ली के कई इलाकों में जो है पोलिंग सेंटर्स पर बड़ी लाइनें भी नजर आ सकती हैं। बिल्कुल ललित जी, केवल 3 घंटे का समय रह रहा है और अब ऐसे में निश्चित तौर पर जनता से लगातार अपील भी की जा रही है। हम भी अपने दर्शकों से लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर निकलें, और अगर अभी तक आपने अपना वोट कास्ट नहीं किया है तो अब जाकर के अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि आप अपनी पसंदीदा सरकार का चुनाव कर सके, पसंदीदा राजनीतिक दल का चुनाव कर सकें और उसे सत्ता पर आसीन कर पाए। लेकिन इस बीच अगर हम कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कई ऐसे वादे किए जो कांग्रेस का दावा कि अन्य राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां उन्हें पूरा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर दिल्ली में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उन वादों को पूरा किया जाएगा। शीला दीक्षित लंबे समय से यहां पर चुनावी मैदान में रही, चुनाव जीतने के बाद सरकार भी बनाई उन्होंने, और अब उनके बेटे संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में हैं। क्या शीला दीक्षित के कार्यकाल का या शीला दीक्षित की जो फैन फॉलोइंग थी उसका असर संदीप दीक्षित को भी मिल सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार बहुत अच्छा करेगी, और कांग्रेस के लिए कई राजनीति के जानकार भी ये कह रहे हैं कि वो 4 से 5 सीटें निकाल सकती है। लेकिन मैं प्रगति एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं तकरीबन अभी तक 10 विधानसभाओं में जा चुका हूँ। 10 विधानसभाओं में केवल 1 या 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह कांग्रेस का टेबल तक नहीं लगा है जी। तो जब आप संगठन की तैयारी ही पैनी तौर पर नहीं करेंगे, जब आप अपने बूथ पर बैठने वाले कार्यकर्ता को ही तैयार नहीं करेंगे, तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे? बिल्कुल। उसके ऊपर से हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारे संगठन का स्तर जो है, हमारे वोट शेयर बढ़ जाए। वो वोट शेयर कैसे बढ़ेगा? भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, इनके टेबल सुबह से ही मैदान में जुटे हुए हैं। जितने आदमी सुबह बैठे हुए थे उतने ही आदमी लगातार बैठे हुए हैं। उनके लिए चाय, पानी, नाश्ता, इन सारी चीजों का इंतजाम किया गया है ताकि बूथ का कार्यकर्ता परेशान ना हो। और बूथ में तो हम जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो प्रबंधन कितना बेहतरीन है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बूथ पर भी बहुत अच्छी प्रकार देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर ये जो मुकाबला है, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी का अगर वोट शेयर बढ़ता है तो ये उसके लिए खुशकिस्मती ही होगी,
लेकिन आज की जो तैयारी है, वोटिंग डे की तैयारी जिसे कहा जाता है, जी उसमें कांग्रेस पार्टी की तैयारियां बिल्कुल, बहुत कमजोर। निश्चित रूप से ललित जी, जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा और अगर हम अन्य राज्यों का भी जिक्र करें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक बार फिर से अपने संगठन को लेकर के विचार विमर्श करना चाहिए, संगठन को मजबूत करने को लेकर के चर्चा करनी चाहिए और इसी को लेकर के इसी दिशा में प्रयास भी करने चाहिए। शायद तभी आगे आने वाले समय में न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश में भी कांग्रेस का भविष्य मजबूत होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर हम इस बीच बात बीजेपी की करें तो बीजेपी में भी कई ऐसे उतार चढ़ाव हमने देखे, कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका यहां पर कोई बोलबाला दिल्ली में देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि अगर केंद्र की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें तो दिल्ली में निश्चित रूप से बीजेपी के विधायकों को यहां पर बढ़त मिलती है, लेकिन वहीं अगर हम विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो पकड़ है लोगों के बीच में वो कमजोर होती हुई नजर आती है। देखिए, बीजेपी की पकड़ इस बार, लेकिन जो माहौल है प्रगति उसमें कम पकड़ में आ रही है, ये बात मैं थोड़ा सा इस बात से सहमत नहीं हूँ आपकी। जी क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों के बीच में चुनाव है। अगर आप जी किसी भी पोलिंग सेंटर पर चले जाइए, आपको वहां बीजेपी का भी उतना ही सपोर्टर मिलेगा और आम आदमी पार्टी का भी उतना ही सपोर्टर मिलेगा। जी और अब सवाल यह है प्रगति की, जो हमसे ये कह रहा है कि वो इस विचारधारा का फॉलोवर है या वो इस मुद्दे पर दे रहा है, क्या वास्तव में सवाल ये भी एक है कि क्या वो अंदर भी उसी पार्टी को पोल करके बिल्कुल आया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा भी अगला बहुत सवाल बड़ा भी आपसे यही था क्योंकि हमने हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव कवर किए और उस दौरान भी जब एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जा रहे थे तो उस दौरान भी चर्चा इस बात की थी कि इस बार कांग्रेस की लहर, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से नतीजे निकल करके सामने आए कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही थी। हालांकि 5-5 सीटें दोनों के खाते में गई थी, बीजेपी और कांग्रेस के, लेकिन दावे इस बात की जरूर किए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट परसेंट में इजाफा हुआ है तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फतह हासिल कर ले जाएगी। लेकिन जब नतीजे निकल करके सामने आए, हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र कर रही हूं मैं, उस दौरान जो नतीजे निकल करके सामने आए, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई और कहा ही जाने लगा कि वोटर बिल्कुल साइलेंट था, इस बार का वोटर बिल्कुल साइलेंट था। शायद यही तस्वीर कहीं दिल्ली में ना निकल करके सामने आए। देखिए, वहां से आकलन जो भी निकलकर सामने आया, लेकिन मैंने जो हरियाणा में ग्राउंड पर देखा जी कि कांग्रेस पार्टी का पहले तो चुनाव प्रचार ही काफी कमजोर रहा। जी कांग्रेस पार्टी का अपने कैंडिडेट्स को एक तरह से पीछे सपोर्ट करने का जो सिस्टम था वो ही जी काफी कमजोर रहा। उसके ऊपर से कांग्रेस की चुनाव के दिन और काउंटिंग के दिन जो है, चुनाव के दिन की मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगा, जी कोई बहुत अच्छा प्रबंधन नहीं देखने को मिला। कांग्रेस के संगठन में एक रूपता नहीं देखने को मिली। कई बार ऐसी बातें आई जो कि संगठन को कमजोर करने वाली बातें थी। लेकिन यहाँ पर चुनाव प्रगति थोड़ा सा अलग है। जी अलग इस मायने में है कि एक और भारतीय जनता पार्टी है जी जिसका कि बूथ का कार्यकर्ता सुबह 6 बजे ही आ गया है, जी उसने सबसे पहले मतदान किया है और उसके बाद वो टेबल पर बैठा है। जी उसी तरह से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो 6 की जगह 6:30 आया है लेकिन आगे अपने टेबल पर बैठा है। जी लेकिन कांग्रेस पार्टी का टेबल नदारत है, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव प्रचार हुआ उसको भी आपके सामने ही है। बिल्कुल। किस तरीके से हमने देखा कि उनके स्टार प्रचारकों की कितनी रैलियां हुई, बिल्कुल। उनका कितना असर हुआ, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को कितना स्ट्रांगली सपोर्ट किया। तो ये कांग्रेस पार्टी की जो प्रमुख तैयारियां हैं, जी प्रमुख जो एक तरह से कहें कि क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए जी तो कांग्रेस पार्टी का प्रबंधन हरियाणा से कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है। और भले ही हरियाणा में ये खबर चल रही थी, ये हवा चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, लेकिन सवाल यह है कि जब संगठन नहीं है, संगठन में तैयारी नहीं है, संगठन में एक रूपता नहीं है, बूथ पर तैयारी नहीं है, तो फिर आप चुनाव कैसे जीतेंगे। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी मेहनत कर रही है, आम आदमी पार्टी भी मेहनत कर रही है। अब सवाल यह है कि जनता मुझसे भले ही कुछ भी कहे या किसी और से कुछ भी कहे, लेकिन सवाल यह है कि उसका वोट कहीं ना कहीं इन दोनों में ही जा रहा है। और अब वो किसमें जा रहा है ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। बिल्कुल, 8 तारीख को चुनावी नतीजे निकल करके सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर ये स्थिति भी स्पष्ट होगी, ये तस्वीर भी साफ होगी कि जनता का समर्थन किसके पास में गया है, जनता ने अपना वोट कास्ट किसके पक्ष में किया है। चूंकि प्रचार प्रसार का जिक्र करें ललित जी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कैंपेनिंग हमने देखी है, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात हो, चाहे निकाय चुनाव की बात हो, चाहे विधान परिषद के चुनाव की बात हो, चाहे लोकसभा चुनाव, मतलब बड़े से बड़े लेकर के और छोटे से छोटे स्तर तक के चुनाव में बीजेपी ने अपनी
कैंपेनिंग और जनता से अपना कनेक्शन बिल्कुल मजबूत रखा है। और शायद यही तस्वीर हमने आम आदमी पार्टी की तरफ से भी देखी दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान। क्या फर्क रहेगा अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कहां आम आदमी पार्टी कम होगी, और अगर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सत्ता पर आसीन होती है तो बीजेपी की कमी कहां रह जाएगी? देखिए, आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा कि आखिरकार अगर बीजेपी की सरकार बनती है जी तो आम आदमी पार्टी की कमी कहाँ रह जाएगी। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा, जी आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस वक्त एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है और भारतीय जनता पार्टी ने उसी एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरह से हवा देने का काम किया है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला उठाया है, उन्होंने करप्शन का उठाया है, उन्होंने केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया है। तो जो ये मुद्दे रहे हैं इनको पार पाने में आम आदमी पार्टी कमजोर साबित हुई है, ये तो बात कही जा सकती है। क्योंकि ये चुनाव जिस तरीके से नेक टू नेक आ पहुंचा है उस वहां पर आकर मैं कह रहा हूँ नतीजे क्या होंगे प्रगति ये मैं नहीं कह सकता, बिल्कुल किसके पक्ष में जाएंगे ये मैं नहीं कह सकता, ना आप कह सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव नेक टू नेक आ गया है उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार हो। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हम देखते थे कि सोशल मीडिया से लेकर के ग्राउंड लेवल तक जो है उनका प्रचार जबरदस्त रहता था, इस बार आम आदमी पार्टी जो है एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है और वो उस एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने में काफी हद तक कामयाब तो हुई लेकिन एक बड़े पैमाने पर जो है उसको विफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी का नतीजा है कि कोई भी पॉलिटिकल पंडित जो है वो साफ तौर पर ये नहीं कह रहा है कि दिल्ली में इस वक्त केजरीवाल की सरकार बन रही है जैसा कि पिछले चुनाव में कह रहा था। बिल्कुल ललित जी, हालांकि यहाँ पर इस बीच हिंदुत्व कार्ड को लेकर के भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए।